चलिए हम लोग बाबू चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। से लिख देते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग विद्युत विभव विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन, हम लोग जानेंगे थोड़ा सा परिचय जानेंगे विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो नया हेडिंग हमारा हो गया बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे जी? विद्युत विभव। विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब विद्युत विभव। ठीक है, अब ये विद्युत विभव होता क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर हमारा ये है, बर्तन, और दूसरा बर्तन यहाँ पर है। ठीक है, और इस बर्तन में लबालब एकदम यहाँ तक भर के पानी है। ठीक है, और इस बर्तन में यहाँ तक पानी है जी। और कल्पना कीजिए कि हमने क्या कर दिया कि दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया। दोनों क्या कर दिया बाबू? एक पाइप से यहाँ पर हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर एक है जी ओपन क्लोज करने वाला सिस्टम लगा दिया पाइप को। यानी इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो पानी इधर से इधर ना इधर से इधर जाएगा, और ओपन कर देंगे तो ट्रांसफ़र एक में से दूसरे में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा अगर करके देखिएगा तो देखिएगा कि जिसमें ज़्यादा पानी है, जिसका लेवल क्या है, जिसका हाइट बहुत ज़्यादा, उसमें से कम हाइट वाले में जिसमें कम पानी भरा है उसमें पानी चला जाएगा। यानी इधर से इधर हमारा पानी इस तरीक़ा से जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों हुआ बाबू? क्योंकि यहाँ का प्रेशर अगर P1 माने पानी का, और यहाँ पानी का वाटर का प्रेशर अगर P2 माने, ठीक है, तो ये P1 प्रेशर जो है, P1 प्रेशर P2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो फ्लूइड है, वाटर है, वो हमारा ये भरा हुआ कंटेनर में से खाली कंटेनर में आसानी से फ्लूइड फ्लो हो सकता है। तरल का प्रवाह किस में जाएगा बाबू? तो भरे हुए में से खाली में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों?
तो प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है बाबू, और मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके टेम्परेचर को अगर हम T1 माने या इसका टेम्परेचर T2, और यहाँ पर रिलेशन क्या है बाबू, तो T1 बहुत ज़्यादा है T2 से। और जैसे दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं बाबू कि दोनों को कनेक्ट करते ही है जी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। यहाँ किसके कारण बाबू, प्रेशर डिफरेंस था। प्रेशर डिफरेंस। ठीक है जी, यहाँ पर दबांतर के कारण हुआ है। प्रेशर डिफरेंस को हम लोग दाब में अंतर यानी दबांतर कहेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यानी तापांतर के कारण हुआ है। ठीक है, तो जब ताप में अंतर हो तो उच्च ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु में हमारा उष्मा का प्रवाह होता है, हीट का फ्लो होता है। और जहाँ दबांतर हो वहाँ से उच्च दाब वाले हैं जी बर्तन में से निम्न दाब वाले बर्तन में हमारा क्या चला जाएगा बाबू, तो फ्लूइड का फ्लो होगा, तरल का प्रवाह होगा। इसी तरीक़े से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है, दो चालक हैं। हमारे पास क्या है बाबू, दो चालक, एक चालक ये और दूसरा चालक ये। ठीक है, दोनों को मान लीजिए चार्ज कर दिए, इसको Q1 और इसको Q2, जिसके कारण हम क्या देखते हैं बाबू है जी, दोनों चालक को अगर आवेशित कर दिया जाए, चार्ज कर दिया जाए, और तब जब हम सटाते हैं, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं किसी कंडक्टर से, तो हम देखते हैं चार्ज का जो फ्लो है, आवेश का जो फ्लो है, या तो इसमें से इसमें जाता है या इसमें से इसमें आएगा। तो किसमें से किसमें जाएगा, तो इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर का ही नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जिस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम लोग V से सूचित करते हैं, यानी इसको अगर V1 माने या इसको V2, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसमें से चार्ज निकल करके कम पोटेंशियल वाले है जी कंडक्टर पर चार्ज चला जाएगा। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हमारा चार्ज का फ्लो करता है। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बाबू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है, इलेक्ट्रिक स्टेट, विद्युतीय अवस्था है, जो ये बताता है कि अगर दो आवेशित या कम से कम एक आवेशित और एक चालक जो अनावेशित है वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आवेशित टर्म में ज़्यादा अच्छा रहता है डेफिनेशन देना। तो दो आवेशित चालक को अगर हम संपर्कित करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो ये बताता है कि हमारा जो आवेश है वो पहले से दूसरे वाला में जाएगा कि दूसरे में से पहले वाला में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है बाबू, V1 हमारा V2 से बड़ा है। ठीक है, आया बस समझ में। तो ये जो पहले वाला कंटेनर है, कंडक्टर है, इसमें से चार्ज निकल करके दूसरे वाले कंडक्टर में चला जाएगा। आया बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है बाबू, तो ये डायरेक्शन देता है चार्ज के फ्लो का। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। विद्युत विभव का परिभाषा लिख देते हैं बाबू।
विद्युत विभव एक विद्युतीय अवस्था है। जिसमें दो आवेशित चालक को संपर्कित करने से आवेश की प्रवाह की दिशा पता चलती है। कि आवेश पहले चालक से दूसरे चालक या दूसरे चालक से पहले चालक में प्रवाहित हुआ है। गर्दा तो हमको आशा है यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पर लिख देते हैं। है जी। तो ये विद्युत विभव को आपने बहुत अच्छा तरीका से समझा बाबू। अब इसको हम इंग्लिश में यहाँ पर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is an electric state which gives the direction of flow of electric charge
इलेक्ट्रिक direction of flow of electric charge when two charge conductor kept in contact with each other चलिए, और हमने क्या देखा बाबू? तो अभी अभी देखा है कि हमेशा जो चार्ज का फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। तो लिख दीजिएगा द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी का हिंदी क्या हो जाएगा जी? तो इसका हिंदी हो जाएगा बाबू कि विद्युत आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है बाबू हमारे पास, बड़ी जोरदार टॉपिक। टॉपिक है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हिंदी हो जाएगा बाबू स्थिर वैद्युत बल की संरक्षी प्रकृति। स्थिर वैद्युत बल की संरक्षी प्रकृति तथा विद्युत विभव
ठीक है जी। तो देखिए कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऐसा होता है, नहीं जी। तो जान जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बाबू वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ, नहीं जी, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, और कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर है, और इस चार्ज को ये ए से बी तक लाया जा रहा है। इस चार्ज को कैपिटल क्यू को ए से बी तक लाया जा रहा है, ठीक है। तो लाने के लिए सबसे छोटा रास्ता भी हो सकता है, ए बड़ा भी से भी हो सकता है, या टेढ़ा मेढ़ा इस तरीक़ा से भी हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है जी। तो किसी भी रास्ता से जाइए ए से बी तक चार्ज को ले जाइए, ठीक है। अगर इसके द्वारा कार्य करने वाला फोर्स जो यहाँ पर फील्ड ये क्रिएट किया है ई, जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है Q इंटू ई, ठीक है जी। फोर्स बराबर Q इंटू ई होता है, हम लोग जानते हैं। तो फोर्स भी लग रहा है इस चार्ज पर और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी यहाँ वर्क डन होगा। और ये वर्क डन अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है जिसके कारण किसी भी रास्ते से जाइए एक जगह से दूसरे जगह, नहीं जी, कार्य सेम होना है, वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा। और इसी तरीक़ा से हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है बाबू वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है? तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीका कहीं भी कोई भी फोर्स रहे जो पाथ पर डिपेंडेंसी नहीं रखता हो, तो उस तरीका के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अगर उसका डिपेंडेंसी पाथ पर नहीं हो, यानी हर हमेशा वो किसी भी रास्ते से जाए या अपना कार्य बराबर करे, ठीक है। और इसमें हमने और क्या देखा बाबू कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट होता है हर हमेशा, वो बदलेगा नहीं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स कौन एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी उस समय कम हो जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़िएगा तो नहीं बदलेगा। अगर 100 जूल है तो 100 जूल ही रहेगा। या हो सकता है काइनेटिक बढ़ जाए, पोटेंशियल घट जाए, लेकिन फिर दोनों का सम 100 है तो 100 ही आएगा, ये ना घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। तो इस तरीक़ा के नेचर वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कंजर्वेटिव फोर्स। और हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसी तरीक़ा का बिहेवियर अप्लाई करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हिंदी में इसको क्या लिखेंगे बाबू? तो लिख देंगे स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है।
ठीक है। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आपको बताएंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है। इसका फील्ड चारों ओर फैला है, तो जिसका फील्ड पहले से रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, यानी प्लस कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा बाबू हमारे पास सोर्स चार्ज हो जाएगा। हिंदी में इसको हम लोग स्रोत आवेश के नाम से जानेंगे। और ये स्मॉल क्यू हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो स्मॉल क्यू हमारा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, हिंदी में इसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, ये पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो ये मान लीजिए ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो किसी बिंदु R पर पहले से प्रेजेंट है, और दोनों के बीच देखिए दोनों सेम नेचर के चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच हर हमेशा रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये कभी ये जो R है, R पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू है, इसको अगर हम लाना चाहें पॉइंट P पर तो ये कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाबू, क्यों यहाँ पर ये क्यों नहीं आएगा बाबू, तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगता है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कभी नहीं आएगा, ये रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि यहाँ से इसको उठा करके यहाँ पर लाए, यही हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बाबू, इसके अपोज में एक फोर्स इधर हमको लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। इसके पास पूछना कुछ नहीं जी, दूरी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा थोड़ा सा यहाँ तक लाए, ये DL तक लाए इसको, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, Q से ये DL डिस्टेंस लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा इसको, है जी। तो ये एक्सटर्नल, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये जो छोटा सा वर्क डन हमको करना पड़ा वो कितना करना पड़ा बाबू, तो F एक्सटर्नल जो हम फोर्स लगाए हैं वो डॉट DL, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से देखिए R से P तक कीजिएगा तो सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, तो R से P तक, तो ये नेट वर्क डन हमको निकल जाएगा। ये वर्क डन कहाँ का कहाँ से है जी, तो R से P तक का है, काट दा। अब देखिए बाबू, तो ये दोनों फोर्स और ये दोनों फोर्स तो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। धीरे धीरे इसको हमको लाना है उठा उठा करके, ताकि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिले, केवल और केवल इसका पोटेंशियल एनर्जी मिले, जो इसके वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नहीं जी, दोनों अगर फोर्स बराबर है तो यहाँ एक और हम क्या कर सकते हैं बाबू, वर्क डन इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण भी हम निकाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ के लिए, तो R से P के लिए यहाँ पर F इलेक्ट्रिकल डॉट DL हो जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नल और DL दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में रहने के कारण थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, इसलिए केवल इसी का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास वर्क डन, यानी R से P F एक्सटर्नल इंटू DL। लेकिन इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है P की ओर, R से P की ओर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है DL का, और एक्सटर्नल फोर्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारा इसका अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ एंगल बनेगा हमारे 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू हमारा -1 हो जाता है। इसीलिए
इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू तो माइनस में आ जाएगा, माइनस आर से पी तक ई इलेक्ट्रिकल डीएल बनेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होने के कारण पॉजिटिव, या अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण निगेटिव, और ये क्या बन जाएगा बाबू हमारे पास वर्क डन आर से पी तक। नहीं जी, अच्छा यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे इसको ला रहे हैं, इसमें कोई भी मोशन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, उस तरीका का वेलोसिटी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, बहुत धीरे धीरे एकदम जस्ट स्लो स्लो थका हारा के जैसे। ठीक है, तो इस चार्ज को, स्मॉल चार्ज क्यू को आर से पी तक कैसा ला रहे हैं बाबू, तो एकदम धीरे 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 करके ला रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगा। तो जो रहेगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। अब मान लीजिए आर पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बाबू, आर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको कुछ मान लीजिए आर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से हम लोग सूचित करते हैं, आई आर का है तो इसलिए आर मान लीजिए। आए देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी पी का है, पी पर आएगा तो है जी, तो यू से पोटेंशियल एनर्जी या पी का है तो पी है जी। तो आर से पी तक इस प्लस क्यू चार्ज को लाने में कितना काम किया गया बाबू, तो डब्ल्यू आर पी जो इंटीग्रेशन है आर से पी तक एफ एक्सटर्नल डी एल या माइनस आर से पी तक एफ इलेक्ट्रिकल डी एल के बराबर घटदा। तो ये वर्डन जो किया है इसमें एनर्जी लगा होगा तभी तो वर्डन किए, नहीं जी। तो ये वर्डन किसके बराबर होना चाहिए बाबू, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके चेंज के बराबर होना चाहिए, यानी इसमें जो इंक्रीमेंट, यहाँ देखिए ये ज़्यादा दूर पर है, तो ज़्यादा दूर पर है तो इसलिए इसका एनर्जी कम है। आइए पी पॉइंट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स, यहाँ पर जब इस चार्ज को लाएंगे तो ये प्लस क्यू इसको नज़दीक होने के कारण ज़्यादा रिपेल करेगा, इसलिए इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा पी पॉइंट का, और आर पॉइंट का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर क्यू से ज़्यादा दूरी पर है और पी क्यू से कम दूरी पर है। ठीक है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू, डेल्टा यू, डेल्टा मीन्स इंक्रीज या चेंज भी बोल सकते हैं, यू है तो पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, तो यू पी माइनस यू आर के बराबर, ये ज़्यादा ये कम, तो ज़्यादा में से कम घटाइएगा वही इंक्रीज मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसी के बदले में, ये जो इंक्रीज किया गया पोटेंशियल एनर्जी इसी के बदले में हमको क्या करना है बाबू, तो हम यहाँ पर वर्क डन किए हैं, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा यू बराबर यू पी माइनस यू आर बराबर डब्ल्यू आर पी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी ठीक है हमने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट पर और आर पॉइंट पर, लेकिन एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, नहीं छात्र, तो हम इस स्मॉल चार्ज क्यू को आर से पी पर लाए हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल चार्ज प्लस क्यू को प्लस कैपिटल क्यू चार्ज से बहुत ज़्यादा दूरी पर रख देते हैं। ठीक है, ताकि इनके बीच का रिपल्सन फोर्स लगे ही नहीं, और रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगा। ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दीजिएगा दोनों में से किसी एक चार्ज को, जैसे हम लोग टेस्ट चार्ज को रखेंगे प्लस क्यू चार्ज को, तो इतना ज़्यादा दूरी पर रख देंगे कि इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, यानी इसका जीरो एनर्जी लेवल हम लोग बनाने के लिए, अभी तो इसके पास एनर्जी यू आर है, और इसको जीरो बनाने के लिए इसको हम बहुत दूर रखेंगे। है बस समझ में, अब इतना दूरी रख देते हैं कि इसका एनर्जी हमारा क्या हो जाता है बाबू, जीरो हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर, जितना डिस्टेंस पर हम इसका एनर्जी जीरो बना देते हैं, उसी पॉइंट, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी इसको जीरो एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए, जीरो एनर्जी इसके पास पहुंचाने के लिए हमको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी पर, यानी अनंत पर रखना पड़ेगा। है बस समझिए, अगर अनंत पर रखना पड़ेगा तब क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, तो देखिए
तो डेल्टा यू है जी, जिसका वैल्यू किसके बराबर था बाबू, तो इसका वैल्यू हमारा आर पी था, आर से पी तक किसके बराबर था, तो यू पी माइनस यू आर, और आर पॉइंट से हम ला रहे थे, इसको अब कहाँ ले गए, इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो लेवल कहाँ ले गए बाबू, इन्फिनिटी। जीरो एनर्जी लेवल कहाँ ले गए, जीरो एनर्जी लेवल हम पहुंचा दिए इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, तो ये इन्फिनिटी टू पी हो जाएगा, ये यू पी हो जाएगा, माइनस ये यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी पर एनर्जी अभी अभी हमने देखा था कि ये जीरो लेवल का है, यानी इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, इन्फिनिटी से पी तक, तो यूपी के बराबर। ठीक है, तो यूपी है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी है। ठीक है, यानी पी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है बाबू, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को जब इनफाइनाइट से अनंत से, ठीक है, किसी चार्ज के प्रेजेंट में, यानी पहले से कोई चार्ज उपस्थित रहे तो उसके किसी बिंदु पर ला करके रख दीजिएगा। जैसे हमने पी बिंदु पर रखा है बाबू, अनंत से ला करके कहाँ उठा के रखा है इसको, पी तक, तो जितना काम करना पड़ेगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया और डेफिनेशन भी आ गया है। तो डेफिनेशन क्या है बाबू, तो ये अमाउंट ऑफ है जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग a test charge from infinity to a certain point, certain point in presence ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो प्लस क्यू चार्ज रहेगा वो अपने फील्ड बनाए है उसका बात कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका हिंदी का डेफिनेशन लिख दे बाबू, एकांक और धन आवेशित था, एकांक धन आवेशित परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बाह्य विद्युत
क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज है जी या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, नहीं जी, यानी हमारा क्या आ गया था बाबू, W इन्फिनिटी से P तक और इसका वैल्यू UP आया था। इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक बाबू, तो इन्फिनिटी से P तक F हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा इनटू DL, या माइनस इन्फिनिटी से P तक F इलेक्ट्रिकल DL के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको पढ़ते रहिएगा। फिर कल हम इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट बाकी है इसका जो फिनिश करेंगे और नया टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।